Our first chapter is Indian economy on the eve of independence. Okay. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, कैसा उसका कंडीशन था, है ना. सो वी विल सी दैट ऑल अंडर दिस चैप्टर. ओके. सो colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. This will be our first topic here. Colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. ये हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी पे रूल किया है. ठीक है. तो अंडर दिस colonial exploitation, our first point is colonial exploitation of agriculture sector. ठीक है. अब एग्रीकल्चर सेक्टर को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये कैसे एक्सप्लॉइट किए. तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ज़मींदारी सिस्टम को यूज़ किए, है ना. इन्होंने एक ज़मींदारी सिस्टम बनाया. अब इस सिस्टम में क्या था कि जो ज़मींदार हैं ये ओनर ऑफ द सॉइल थे. ठीक है. ये ओनर ऑफ द सॉइल थे और यहाँ पे जो आप देख रहे हो टिलर ऑफ द सॉइल. तो जो टिलर ऑफ द सॉइल है ये क्या थे, टिलर जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, है ना. पूरी फार्मिंग एक्टिविटी में इन्हीं का काम होता था, यही दिन भर का मेहनत करते थे. लेकिन ये जो ज़मींदार थे इन टिलर को बहुत बुरे तरीके से, है ना, या फुल्ली एक्सप्लॉइट किया करते थे. तो कैसे किया करते थे, जैसे कि जितना भी काम है वो इनसे करवाना, है ना, और बदले में इनको सिर्फ मिनिमम सर्वाइवल के लिए ही देना. कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम इनके पास नहीं होता था जिसे ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है, या एक्स्ट्रा कुछ ले सके. लेकिन जो ज़मींदार थे, ज़मींदार एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, है ना. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना फ़ायदा देखा. इन्होंने ये सिस्टम कैसे बनाया कि जो ज़मींदार हैं ये जो ओनर ऑफ द सॉइल हैं ये क्या करेंगे, ये एक जो फिक्स्ड अमाउंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे. ठीक है. तो इनको तो सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है, लेकिन इसके लिए ये जो टिलर ऑफ द सॉइल है, जो टिलर है, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनसे ये क्या कर रहे हैं, पूरा पैसा ले रहे हैं. इनकी मेहनत से जितना भी प्रोडक्शन आ रहा है, उससे जितना भी इनकम हो रहा है ना, वो किसके पास जा रहा है, ज़मींदार के पास जा रहा है. क्योंकि ये ओनर ऑफ द सॉइल है और ये टिलर वो है जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है ना. खुद की ज़मीन ना होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जितना भी आ रहा है, जिस तरीके से भी ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ज़मींदार इनको, इसको ये टॉलरेट कर रहे हैं. ओके. सो हियर यू कैन सी कि हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वर एक्सप्लॉइटिंग आवर इंडियन फार्मर्स. ओके. नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब ये जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इट वाज वर्ल्ड फेमस. जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट है ये पूरा वर्ल्ड फेमस हुआ करता था, है ना. डिफरेंट कंट्रीज से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड हुआ करती थी. ठीक है. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्होंने इस हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को भी एक्सप्लॉइट कर दिया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किया. तो ये कैसे किया, देखो, जो फॉरेन डिमांड है ना, हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था. ये हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है ये अपनी क्वालिटी के लिए और अपनी वैरायटी के लिए फेमस था. ठीक है. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किस तरीके से किया, जैसे कि जो हम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, जो हम भेज रहे हैं, है ना, तो उस पर इन्होंने हैवी ड्यूटी या हैवी टैक्स इम्पोज किया. ठीक है. हैवी टैक्स होने की वजह से ऑब्वियसली जो हमारा हैंडीक्राफ्ट आइटम है ना, ये सब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा. हैवी ड्यूटी अगर इम्पोज होगा तो, है ना, और महंगा होने की वजह से जो फॉरेन है या फॉरेन कंट्रीज़ हैं ये क्या कर रहे थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड कम करने लगी. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो हमारा एक्सपोर्ट है हैंडीक्राफ्ट का वो एक तरह से फॉल हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज डोमेस्टिक डिमांड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स. जो ब्रिटिश गुड्स है उसका
ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया। इसमें क्या हुआ कि जो भी ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो भी ब्रिटिश गुड्स आ रहे हैं उस पर इन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया। तो ड्यूटी फ्री होने की वजह से ऑब्वियसली वो हमको सस्ता पड़ेगा और लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो हमको चीपर रेट्स में अवेलेबल होगा, है ना। तो एक तरह से आप ये देख रहे हो कि जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं हमारी हैंडीक्राफ्ट आइटम, उसको इन्होंने हैवी ड्यूटी इम्पोज कर दिया और हैवी टैक्स होने की वजह से जो आइटम है वो कॉस्टली पड़ा। कॉस्टली होने की वजह से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी डिमांड को कम कर दिया। लेकिन यही दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हो कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ब्रिटिश गुड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, जिसकी वजह से वो हमको क्या हो रहे हैं, सस्ते में अवेलेबल हो रहे हैं और हम किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो चीपर रेट्स में हमको अवेलेबल हो रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट हमारा अपनी वैरायटी के लिए और अपनी क्वालिटी के लिए फेमस हुआ करता था, वो भी एक तरह से इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस एग्रीकल्चर सेक्टर, या एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। एक्चुअली जो इंडियन इकोनॉमी है ये 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट्स में, कौन कौन से सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector. Okay, detail we have already seen, but here you can see this agriculture sector or agriculture will comes under what, प्राइमरी सेक्टर, है ना। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में हम उन एक्टिविटीज़ को लेते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं किससे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या इंडस्ट्रीज़ जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, है ना, जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये किस में आते हैं आपके, ये सब आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट विल बी टर्शियरी सेक्टर। ओके, तो टर्शियरी सेक्टर में आपका क्या आ जाता है, जितने भी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, है ना, ये जो हॉस्पिटल वगैरह का आप देखते हैं, ये सब आपका किस में आ जाता है, टर्शियरी सेक्टर। बहुत ज़्यादा डिटेल में उसका नहीं बता रही हूँ आपको। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आवर टॉपिक इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, तो जो मेन पॉइंट्स है वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो सी, यहाँ पे आपने क्या देखा, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट हमारा अपने वैरायटी और क्वालिटी के लिए वर्ल्ड फेमस हुआ करता था, है ना, उसको भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉइट कर दिया। तो एक्सप्लॉइट कैसे किया, हैवी ड्यूटी इम्पोज किया किस पे, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज किया, और जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं या जो ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आ रहे हैं उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे कि कौन से गुड्स आपको सस्ते पड़ रहे हैं, जो ब्रिटिश गुड्स हैं। और क्यों सस्ते पड़ रहे हैं, क्योंकि ये ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज colonial exploitation of international trade. Okay, colonial exploitation of international trade. Obviously export import हम करते हैं, international trade होता है, ठीक है। So here जो international trade है, अब उसको ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे एक्सप्लॉइट किया और ट्रेडिंग किन चीज़ों की हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ती थी, जो कपड़े वगैरह हैं उनको कलरिंग करने के लिए इंडिगो की रिक्वायरमेंट थी, कॉटन की रिक्वायरमेंट थी, है ना। लेकिन ये इंडिगो के लिए, कॉटन के लिए जो ब्रिटेन का क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल की फर्टिलिटी, ये सब सुटेबल नहीं हुआ करती थी। जब इन्होंने देखा कि ये सब चीज़ों के लिए जो इंडिया का वेदर है ये बहुत ही अच्छा है ना, यहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है या जो पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये इंडिगो के लिए, कॉटन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं, इनको फोर्सफुली ये कमर्शियल क्रॉप्स के लिए इन्होंने क्या किया, फोर्स किया ये सब लगाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिगो है, कॉटन है,
एक तरह से ब्रिटेन के लिए क्या हो गया, वो रॉ मटेरियल हो गया। इंडिगो, कॉटन ये सब का यूज़ करते और वहाँ पे जाकर के अपने जो भी क्लॉथ वगैरह है वो सब बनाते और उसके बाद फिर उसको डबल रेट में वापस कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने फिनिश्ड गुड्स को डबल रेट में और हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इंडियन उनको क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इंडिगो है, कॉटन है, ऐसी कई चीज़ें हैं, है ना, जिनको वो इंपोर्ट कर रहे थे, इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हम जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके लिए तो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हीं रॉ मटेरियल को वो यूज़ करते हुए फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं और डबल रेट में वापस कहाँ सेल कर रहे हैं, इंडिया में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, अगेन यू विल सी एक्सप्लॉयटेशन हियर। ओके, सो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, जो इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा है उसमें इन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है उसके लिए, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है। पर वो क्या आइटम्स थे, इंडिगो टाइप के आइटम, कॉटन टाइप के आइटम, है ना, जो इनको सस्ते में अवेलेबल हो रहे हैं क्योंकि वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो ब्रिटेन वालों को क्या हो रहा है सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उसी का यूज़ करते हुए ये क्या कर रहे हैं, जो इंडियन है या फिर इंडिया है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं पर डबल रेट में कर रहे हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स वी आर इंपोर्टिंग इन डबल रेट। ओके, सो यू कैन सी हियर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी हो रहा है और ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किसका हो रहा है, रॉ मटेरियल का, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किसका हो रहा है, फिनिश्ड गुड का। तो दिस वाज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं, क्लियर, व्हाट विल यू सी हियर, इट वाज discriminating tariff policy that India became importer of finished goods from Britain and exporter of raw material to Britain. Clear? Okay, thank you.